हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। जैसा कि आप सब ने जाना, एक नई न्यूज आई है कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से बदल के रख दिया गया है। आज हम इन्हीं एजुकेशन पॉलिसीज के कुछ पॉइंटर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, तो आप बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि के कस्तूरी रंजन जो साइंटिस्ट हैं इसरो के, उनकी अध्यक्षता में ये नई पॉलिसी डिजाइन की गई है। ये नई पॉलिसी क्या है, इसका सबसे पहला पॉइंटर के तौर पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। मतलब ये कि अब एचआरडी मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। दिस इज पॉइंट वन। नाउ द मेजर चेंजेस ऑन स्कूलिंग में क्या चेंज हुआ है? पहले की स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड KG1 KG2 के लिए एक अलग सा वर्किंग स्टाइल था। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एक कॉमन वर्किंग स्टाइल था, दैट इज यूनिट टेस्ट, टर्मिनल एंड ऑल। ये कॉमन वर्किंग स्टाइल था। फिर उसके बाद 11th 12th के लिए एक अलग टाइप का वर्किंग स्टाइल था। तो ये पर्पस था कि पहले KG1 KG2 को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट टू 10th को एक तरीके से पढ़ाया जाएगा और 11th 12th को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। लाइक ऐसे सब नॉर्म्स थे, वो चेंज होके, यानी 10+2 का कैरिकुलम चेंज होके 5+3+3+4 के पैरामीटर में रख दिया गया है। अब ये क्या है? 5+3+3+4 यानी आप बच्चा 3 साल का होगा, 3 साल से लेकर 18 साल तक का जो उसका एजुकेशन होगा वो इस दायरे में आएगा, 5+3+3+4 के दायरे में। ये क्या है? तो 3 साल से लेकर यानी आने वाले 5 यानी 8 साल तक के बच्चे के लिए, यानी आप अगर मैं क्लास की बात करूं तो प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर 2nd स्टैंडर्ड तक उसका कैरिकुलम एक तरीके से डिजाइन किया जाएगा। मतलब प्री प्राइमरी के बच्चों को जिस तरह प्ले स्कूल से प्रोजेक्ट के तरीके से पढ़ाया जाता है वैसे ही अप टू 2nd स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाएगा नए पॉलिसी के अनुसार। उसके बाद 3rd स्टैंडर्ड से बच्चों में सब्जेक्ट का इंक्रीमेंट किया जाएगा। सब्जेक्ट का नॉलेज उन्हें 3rd स्टैंडर्ड से दिया जाएगा, यानी सब्जेक्ट का बेस नॉलेज, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन 3rd स्टैंडर्ड में उनको आएगा। 3rd to 5th स्टैंडर्ड तक उन्हें बेसिक सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। 6th स्टैंडर्ड से उस सब्जेक्ट को थोड़ा ब्रॉडर लेवल में डिस्कस किया जाएगा। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक उनको, यानी जो अगला 3 है, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक उनको वो डिटेल डिस्कशन होगा सब्जेक्ट जो उन्होंने चुना हुआ है। और 9th स्टैंडर्ड 6 to 8, 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड, यानी 9, 10, 11, 12, ये 4 साल उन्हें कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मतलब डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ये 4 साल। तो यानी जो 10+2 की पॉलिसी थी वो 5+3+3+4 हो गई, यानी KG to 2nd स्टैंडर्ड तक एक रूल एक पैटर्न रहेगा, 3rd से 5th दूसरा पैटर्न रहेगा, 6 to 8 तीसरा पैटर्न रहेगा और 9 to 12 चौथा पैटर्न रहेगा। तो ये हो गया एक पैरामीटर। 6th स्टैंडर्ड के बच्चों से 6th स्टैंडर्ड से कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट एनरोल किए जाएंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट मतलब अगर बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आर्ट में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो ये सब एज अ सब्जेक्ट उसके कैरिकुलम में इंक्लूड होगा और बच्चों को वो चीज सिखाया जाएगा। न केवल सिखाया जाएगा बल्कि बच्चों को अलाउड है कि उन्हें इंटर्नशिप कराया जाएगा। अब ये इंटर्नशिप क्या है इसे समझिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पेंटिंग में इंटरेस्ट आता है और वो 6th स्टैंडर्ड से वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे पेंटिंग सीख रहा है, तो वो बच्चा अपने स्कूलिंग के दरमियान किसी पेंटर के साथ कुछ दिनों तक इंटर्नशिप करेगा और वो उनके साथ पेंटिंग बनाना सीखेगा। जी हाँ, लाइव एक्सपीरियंस जिसे हम लोग कहते हैं। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि बच्चों में स्किल डेवलप हो सके। और साथ ही साथ बच्चों में स्टैंडर्ड 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी। जैसा आप सब जानते हैं आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर साइंस की पूरी दुनिया है, तो बच्चों को 6th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग एक अनिवार्य सब्जेक्ट में से एक होगा एंड वोकेशनल सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। नाउ स्टैंडर्ड 1 अप टू 5th स्टैंडर्ड तक बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो उनके मदर टंग या रीजनल लैंग्वेजेस में होगी। इसका मतलब जो लैंग्वेज बैरियर था, लाइक कि आपको पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में ही करनी है या किसी पर्टिकुलर मीडियम में करनी है, वो अब हटेगा। आप
बोर्ड एग्जाम जो होंगे, अगर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं आपसे बात करूं तो बोर्ड एग्जाम जो पहले स्टैंडर्ड 10th में होते थे या स्टैंडर्ड 12th में होते थे, इस बोर्ड एग्जाम को थोड़ा अलग चेंज कर दिया गया है। अब स्टैंडर्ड 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आपके सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम्स होंगे। इसका मतलब ये है कि हर 6 महीने बाद गवर्नमेंट एक एग्जाम लेगी जिससे टेस्ट करेगी कि आपके अंदर कितनी स्किल डेवलप हो रही है, कितना सब्जेक्ट का ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि साल में 2 बोर्ड एग्जाम्स हो सकती है। बोर्ड एग्जाम का पैरामीटर नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड होगा और हो सकता है कि कुछ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पैटर्न का टेस्ट भी आपको बोर्ड एग्जाम के तौर पे लिया जाए फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 टू स्टैंडर्ड 12। दिस इज द बिगेस्ट चेंज। उसके बाद रिजल्ट का पैरामीटर बहुत ही मजेदार तरीके से चेंज किया गया है। पहले रिजल्ट केवल आपके एकेडमिक स्कोर के ऊपर आते थे, जो आपके टीचर्स जो स्कोर देते थे उसके ऊपर आपका रिजल्ट बनता था। अब रिजल्ट जो है वो 360 डिग्री ओरिएंटेशन से बनेगा, यानी 3 तरीके से बनेगा। एक रिजल्ट होगा जो टीचर्स बनाएंगे, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके एकेडमिक इंचार्ज है वो बनाएंगे। दूसरा रिजल्ट आपके सहपाठी यानी आपके फ्रेंड्स का नॉलेज, आप फ्रेंड्स से बातें करके आपका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा और आपका एक रिजल्ट बनाया जाएगा। तीसरा रिजल्ट आप खुद बनाएंगे, यानी आप अपने बारे में खुद को रैंक करेंगे, खुद को पोजीशनिंग देंगे। तो 3 तरीके से आपका रिजल्ट डिजाइन किया जाएगा। दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो उसके साथ साथ ये तमाम चीजें आपके एग्जाम और रिजल्ट में, स्कूलिंग में चेंजेस की गई है। स्कूलिंग में ये तमाम चीजों में ब्रॉडर चेंज किया गया है। आइए बात करते हैं कॉलेज लेवल पे क्या चेंजेस किया गया है। नाउ हायर एजुकेशन मतलब आफ्टर 12th की एजुकेशन के लिए अगर आप पर्टिकुलर बेसिक कोर्स कोई भी करना चाहेंगे यानी कॉलेजिंग करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंड दैट एंट्रेंस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेईई मेंस और बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लेती है, वो अब कॉमन एडमिशन टेस्ट कह लीजिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कह लीजिए, वो कंडक्ट करेगी आपको XYZ कॉलेज में एडमिशन के लिए। ओके, नाउ एक बड़ा मजेदार स्कीम लेके आए हैं, दैट इज मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। इसका क्या मतलब हुआ? मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का मतलब ऐसा हुआ, अगर पुराने सिस्टम की मैं बात करूं तो पुराने सिस्टम में ऐसा था कि लेट अस सपोज आपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। आपको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के दरमियान आपको पूरा 4 साल कंप्लीट करने के बाद कोई डिग्री हाथ में मिलती थी। अगर आपने 4 में से 3 साल कंप्लीट किया और आपकी रुचि किसी और चीजों में हो गई, जैसे कि एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, और आप वहां शिफ्ट हो गए, या किसी कारणवश आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी जॉब या एनी XYZ फैक्टर की वजह से, तो आपका वो 3 साल का एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता था पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। बट नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये चीज बहुत मायने रखेगा। मतलब ये कि अगर आप 1 साल ही पढ़ाई कर पाते हैं तो आपको 1 साल में एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। दैट सर्टिफिकेट इज हैविंग अ वैल्यू। अगर आप 2 साल अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कोर्स का। आप अगर 3 साल पूरी पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री दे दिया जाएगा। और अगर आप बीएससी और नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं और आप 4 साल करते हैं तो आपको डिग्री के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेशन का भी एक नॉलेज दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके हर साल की वैल्यू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पे अगर पहले के रूल के हिसाब से अगर आप 3 साल इंजीनियरिंग किए हैं और किसी कारणवश आपने छोड़ा, 1-2 साल बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई फिर से कंप्लीट कर लेनी चाहिए, तो पहले के एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल कंप्लीट करने के बाद अगर सर्टिफिकेट कोर्स खत्म कर चुके हैं तो आप जब दोबारा ये चीज स्टार्ट करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। या अगर आप सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं तो सीधा थर्ड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप कभी भी एंट्री और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। इससे ड्रॉपर की संख्या जो है वो कम होगी और बच्चा अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाएगा। एडवांटेज में इतना ही नहीं, आपके पास फ्रीडम होगा अलग सब्जेक्ट चूज करने का। दिस इज द बिग थिंग। फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा अगर चाहे कि आर्ट्स का साइकोलॉजी पढ़ूं तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये पॉसिबल है। एक फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, अलग अलग चीजों में रुचि रख सकता है, उनको एज अ प्रोफेशनल कोर्स पढ़ सकता है।
तो कोर्स को चूज करने की और सब्जेक्ट को चूज करने का एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको इस नए पॉलिसी में दिखाई देता है। साथ ही साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है, अलग अलग गवर्निंग बॉडीज होती है, लाइक यूजीसी, उसके रूल्स अलग होते हैं, एआईसीटीई के रूल्स अलग अलग होते हैं, और अगर आईआईटीज और बाकी बड़े बड़े गवर्नमेंट नॉर्म्स के ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अलग होते हैं। अब गवर्नमेंट एक कॉमन रूल बनाएगी, कॉमन रेगुलेटर बनाएगी जो सारी यूनिवर्सिटीज को मानना पड़े। मतलब ये है कि एजुकेशन का लेवल जो यूपी बिहार में है वही महाराष्ट्र में रहेगा, वही गुजरात में रहेगा, वही साउथ में रहेगा, और इंडिया के किसी भी कोने का लेवल एक समांतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का लेवल बहुत ऊंचा है, यहाँ का लेवल बहुत नीचा है, सब समान लेवल पे एक समान रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे यूनिवर्सिटीज के लिए। साथ ही साथ फीस पॉइंट ऑफ व्यू पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मनचाही फीस रखती थी प्रीवियस नॉर्म के हिसाब से, लेकिन नए नॉर्म्स में ऐसा नहीं है। नए नॉर्म्स में देयर इज अ फीस कैप रेगुलेटर। इसका मतलब गवर्नमेंट एक फिक्स प्राइस तय करेगी कि आप इस प्राइस के ऊपर फीस नहीं रख सकते। तो ये एक बहुत अच्छा रूल आया है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। आगे जैसा कि आप सब जानते हैं ये तमाम चीजें इसलिए की गई है ताकि भारत में स्किल लेबर डेवलप हो। स्किल इंडिया बनाने का जो सपना है उसके तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ बनाया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का काम होगा बच्चों को, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं न केवल साइंस में बल्कि सोशल साइंस में, किसी भी फील्ड में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करेगी, एनआरएफ आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगी। दिस इज द बिग थिंग। उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड होते जा रहा है, तो ऑनलाइन वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल इस नई पॉलिसी में किया जाएगा। यानी वर्चुअल लैब्स और ई क्लासेस, ई क्लासरूम, ई सब्जेक्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे जो सब्जेक्ट मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में होंगे, मल्टी लैंग्वेजेस में होंगे। ई क्लासरूम और वर्चुअल लैबोरेटरी भी सेटअप की जाएगी। तो ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन नए पॉलिसीज में आया है। ये पॉलिसी पूरी तरह से अप्रूव तो कर दी गई है, ये लागू कब से होगी इस पे अभी बात होना बाकी है। देखते हैं कब से लागू होगी। कमेंट करके मुझे आप बताइएगा कि ये पॉलिसीज आपको कैसी लगी। ठीक है, और बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ये चैनल आपको सब्जेक्ट की नॉलेज, एजुकेशनल न्यूज और साइंटिफिक फैक्ट्स आपको बताते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।